गुड मॉर्निंग। किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9 के हम लोग वीडियो 26 लेकर के आज मिल रहे हैं। पिछला वीडियो में हमने एक सेट आप लोगों को बनवाया था। जब क्लास खुलेगा तो सभी सेट आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। तो हम सेट 7 आप लोग को हम बनवाए थे। आज जो है सेट 8 लेकर के 8 लेकर के हम मिल रहे हैं। वीडियो को आगे ले जाने से पहले हम कुछ शब्दों पर चर्चा करना चाहेंगे। जैसे पहला तो ये कि जैसे कुछ बच्चे प्रश्न जब पूछ रहे हैं और हम यहाँ से पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि हाँ ये बच्चा कौन है जो सवाल पूछ रहे हैं, तो डिटेल नहीं बताते हैं। ये थोड़ा सा एक गलत बात है। यदि मान लीजिए इसका एक रीज़न ये भी होता है कि यदि आप कोई सवाल पूछते हैं और सवाल पूछने के बाद हम यदि डिटेल पूछते हैं तो हम लोग का रीज़न ये होता है जानने का कि थोड़ा ये भी पता चल जाए कि हमारे क्लास का कौन सा स्टूडेंट है जो इस तरह से सवाल कर रहा है, तो एक नज़र बन जाती है। तो इसमें एक बेनिफिट भी है। जब क्लास खुलता है तो हम लोग को भी ध्यान रहेगा कि हाँ मैंने ये बच्चा जो है थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। ऑफलाइन क्लास में भी होता है, जब बच्चा कोई सवाल पूछता है तो हम लोग जानना चाहते हैं कि हाँ ये सवाल कौन पूछा है, थोड़ा खड़ा हो जाइए, चाहे खड़ा होकर पूछिए। तो इसी को थोड़ा सा समझना चाहिए क्या है नहीं है। दूसरा एक ज़रूरी बात यह है कि जब लॉकडाउन 1-1.5 महीना हो चुका था, उसके बाद बच्चों में पढ़ने की बहुत ज़्यादा बेचैनी हो गई थी। पढ़ना है, क्लास कब खुलेगा, ऑनलाइन पढ़ाई सब कीजिए, ऑनलाइन स्टार्ट कीजिए। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं महसूस ऐसा हो रहा है, सभी सर लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा बात नहीं है कि बच्चे अब फिर से पहले के अनुभव में जा रहे हैं। ये तो हम लोग भी महसूस करते हैं, हम लोग भी देखते हैं। जब क्लास चलता है तो ऐसा थोड़ी है बच्चा क्लास में आने के बावजूद भी नहीं पढ़ता है। यदि क्लास में 100 बच्चे आ रहे हैं तो 40 बच्चे पढ़ते हैं, 60 बच्चे नहीं पढ़ने वाले होते हैं, बस टाइम पास करते हैं, आते हैं जाते हैं, गप सब करते हैं या गैप करते हैं। तो वीडियो में इसमें तो आपके साथ वही बात हो गई। वीडियो में तो आपको कोई रोकने वाला भी नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है आप गैप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वीडियो को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। ये सब केवल आप ही को पता होगा, आपके सिवाय और किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे घर में हैं जिनके गार्जियन को भी नहीं पता, क्योंकि गार्जियन को समझ में नहीं आ रहा। बच्चा मोबाइल चला रहा था, गार्जियन सोच रहा है बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा क्या देख रहा है मोबाइल में ये भी कोई नहीं जानता। तो आपको अपने प्रति ईमानदार होना अब जरूरी है। आपको अपने प्रति ईमानदार होना होगा, क्योंकि इन सभी परिस्थितियों में आप ही को आगे आना होगा। इसी से रिलेटेड हम एक टर्म की चर्चा करने जा रहे हैं कि कोई भी काम हम लोग जब करते हैं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं नींद आने लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, याद नहीं हो रहा है, याद करते हैं भूल जा रहे हैं, इस तरह से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इन सभी समस्याओं का, ये आपके लाइफ की कोई भी समस्या का, ये कह सकते हैं कि सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि हम लोग कुछ भी सवाल करते हैं तो ये कहते हैं कि सर कैसे होगा। कोई भी काम करते हैं, सर कैसे याद करें, सर हम कैसे पढ़ाई करें, सर कैसे पढ़े कि नींद ना आए, सर कैसे पढ़ना चाहिए। ये बहुत सारे सवाल केवल कैसे में हम लोग कहते हैं। लेकिन यदि इस सवाल को हम लोग क्यों में कन्वर्ट कर दें कि सर हम क्यों पढ़ाई करें, सर हम क्यों याद करें, सर हम क्यों पढ़ें, जैसे ये सवाल आप जो कैसे बार बार कह रहे हो, यदि आप क्यों में कन्वर्ट कर दीजिएगा ना, तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपको पढ़ने में मन लगने लगेगा। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि हाँ आप पढ़ाई कीजिए, हाँ बच्चों वीडियो देखो, हाँ मेहनत कीजिए, टास्क बनाइए, नोट्स बनाइए, ये कोई नहीं कहेगा। जैसे ही आपको क्यों मिल जाएगा ना, आप दूसरे के कहने का इंतजार नहीं कीजिएगा, सर के कहने का इंतजार नहीं कीजिएगा। केवल क्यों पता हो जाना चाहिए कि आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों आप पढ़ाई करें, क्यों आपको पढ़ना जरूरी है, क्यों आपको याद करना जरूरी है। पता चल जाए तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। रात में आप पढ़ने के लिए कि हम रात में आज पढ़ेंगे, उठ करके अलार्म लगा देते हो 3 बजे 4 बजे, लेकिन जब अलार्म बजता है तो आप बंद करके सो जाते हैं, पढ़ने की इच्छा नहीं करता। लेकिन सेम कंडीशन लेते हैं आप कि 3 बजे मेरा आज ट्रेन है और हम 2:30 बजे का अलार्म लगाए हैं। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि 3 बजे का ट्रेन है और 2:30 बजे अलार्म लगाए और हम ना उठे अलार्म बजने से? होता तो कुछ ऐसा है कि अलार्म बजने से पहले ही आदमी उठ जाता है।
अलार्म बजे वो तो आदमी उठ ही जाएगा, अलार्म बजने के पहले भी आदमी उठ जाता है। तो आखिर क्या रीजन है? 3 बजे पढ़ने के लिए उठना था, आपने नहीं उठा। 3 बजे ट्रेन पकड़ने के लिए उठना था, उठ गया। इसलिए क्योंकि आपको पता है कि 3 बजे हम यदि 2:30 बजे नहीं उठेंगे तो मेरा ट्रेन मिस हो जाएगा और मेरा बहुत सा काम छूट जाएगा। तो आपको यहाँ रीजन पता है कि क्यों मुझे आज 3 बजे उठना था, आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है। लेकिन 3 बजे जब पढ़ाई वाली बात है ना, वो आप इसलिए नहीं उठे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पढ़ाई मेरा कितना इंपॉर्टेंट था। इसलिए आपको ये जानना होगा रीजन क्या है। एक और हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा, हम हमेशा इस एग्जाम्पल की बात करेंगे, यदि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और आपके घर में कोई छोटा बच्चा जिद कर रहा है कि बाहर जाइए पापा चॉकलेट लेके आइए, बाहर जाइए भैया चॉकलेट लेके आइए, आप बाहर नहीं जाते हो, आप उसको डांट के चुप करा देते हैं, बैठ चुपचाप रहो, बाहर जाएगा आदमी अभी चॉकलेट कौन, मैंने पूरा जो गुस्सा को उसको डांट देता है, चुप करा देता है। क्यों आप बाहर नहीं गए? क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और उस बारिश में चॉकलेट लाना कोई जरूरी नहीं था। एक और केस लेते हैं हम, सेम मौसम है, बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और आपके सर या आपके कोई रिलेटिव आपके यहाँ आए हैं और वो खाना चाह रहे हैं, उनको भूख लगा है और उस समय आपके यहाँ कुछ नहीं, तब चाहते हैं कि बाहर से हम लेके आ जाएं, तो तत्काल उसी समय आप बाहर बारिश में नहीं जाइएगा, आप वेट करेंगे। अब उनको भी आप चुप नहीं रहेंगे, उनको भी आप चुप नहीं रखेंगे कि मार छोड़िए मत नहीं खाइए, नहीं, आप वेट करेंगे कुछ छूटने का, बारिश कुछ कम होता जाएंगे, छूटेगा तो जाएंगे, लेकिन जाने का मूड जरूर है आपके पास, आप जरूर जाना चाहेंगे क्योंकि आपके गुरुजी या आपके जो रिलेटिव हैं आप उनको भूखे नहीं रख सकते। तीसरा केस लेते हैं, पहला केस में आपने बिल्कुल बाहर नहीं गए, मूड नहीं बनाया जाने का। दूसरा केस में आपने मूड बनाया, कुछ वेट करके जाने की बात की। तीसरा केस लेते हैं कि सेम कंडीशन है, बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा मौसम खराब है और उसी समय आपके यहाँ घर में किसी का बहुत ही तेज, बहुत ही अधिक तबीयत खराब हो गया, किसी को सांप काट लिया। तो उस परिस्थिति में क्या आप बारिश छूटने का इंतजार करेंगे? क्या आप सोचेंगे कि बाद में जाएंगे? क्या आप सोचेंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं बहादुर, ये सारी परिस्थितियां खत्म हो जाती हैं, आप तुरंत उसी समय खाली पांव, नंगे पांव बाहर निकल जाते हो लेकर के इलाज कराने के लिए। ये तीनों एग्जाम्पल बता रहा है कि मौसम बाहर सेम कंडीशन में था, तीनों में ही आपको बाहर जाना था, एक में चॉकलेट लाने के लिए, एक में रिलेटिव को खाना खिलाने के लिए और एक में दवा कराने के लिए। पहला में आप बिल्कुल बाहर नहीं गए क्योंकि रीजन वहां बहुत कमजोर था, आपके पास जो क्यों जिसको कह रहे हैं ना कि क्यों बाहर जाना है, तो चॉकलेट लाने के लिए, वो क्यों आपके पास कमजोर था, इसीलिए आप बाहर नहीं गए। दूसरा वाला जो है, आप जब रात खिलाने की बात हुई तो वहां पर भी रीजन था खाना खिलाना है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं था, बाद में भी खाएंगे तो चलेगा, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए थोड़ा वेट करके गए। लेकिन तीसरा आपके पास जो विकल्प था बहुत हाई प्रोफाइल रीजन थे, स्ट्रॉन्ग रीजन था कि क्यों मुझे बाहर जाना है, तो मेरे परिवार की, फैमिली के जान के खतरा है, उसको बचाने के लिए मुझे बाहर जाना है, इसलिए आप तुरंत चले गए। तो इस बातों को समझिएगा बहादुर कि यदि आप पढ़ाई जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, ये यदि आपको पता चल जाए कि आपको पढ़ाई क्यों करना चाहिए, पढ़ाई क्यों कर रहे हो, क्यों याद करें, तो आपकी ये जो समस्या जिसकी बात करें कि याद नहीं हो रहा, वो तुरंत याद हो जाएगा, दोबारा कहना नहीं पड़ेगा कि पढ़ाई करो। हम लोगों के यहाँ एक सबसे प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो इसीलिए ऐसा माहौल में है कि उनको ऐसा लगता है कि हम पापा के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हम घर वालों के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए पापा के कहने का इंतजार करते हैं, पढ़ो तो पढ़ते हैं। ये आपके साथ ही नहीं, सबके साथ लागू होता है। आपके घर में दादाजी हैं और पापा हैं, तो यदि खेत पटाना है तो दादाजी पापा को कहते हैं खेत पटाना है तो पापा जाते हैं, दादाजी कहते हैं कि ये काम करो तो पापा करते हैं, दादाजी नहीं है तो पापा आपको कहते हैं तब करते हैं, क्योंकि रीजन आपके पास नहीं है। लेकिन जब पता चल जाए कि नहीं ये पढ़ाई मेरे लिए ही है, तो आप किसी के कहने का इंतजार नहीं करेंगे। यदि पापा, दादाजी कह रहे थे तब पापा काम कर रहे थे, दादाजी किसके कहने का इंतजार करेंगे? दादाजी नहीं है, मान लीजिए पापा हैं, तो पापा आपको कहते हैं तब आप खेत पटाते हैं, पापा किसके कहने पर खेत पटाते हैं, ये जानना जरूरी है बहादुर। पापा किसी को कहने का इंतजार नहीं करते हैं, वो खुद खेत में जाते हैं रोज घूमने के लिए। उनको पता है कि हाँ कब मुझे बीज डालना है, कब मुझे जुताई करना है, कब मुझे पानी डालना है, इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि हम खुद के लिए खेती कर रहे हैं। तो इस बातों को जरूर समझिएगा बहादुर। और अब है हम सेट के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हम सेट 8 लेकर के मिल रहे हैं। बोर्ड पर कुछ प्रश्न दिया हुआ है,
पहला प्रश्न है, दो उत्तल लेंस संपर्क में रखे गए हैं तो समतुल्य लेंस क्या होगा। दो उत्तल लेंस संपर्क में रखे गए हैं तो समतुल्य लेंस क्या होगा। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब आप वीडियो देखे होंगे समतुल्य लेंस के बारे में तो उसमें हमने चर्चा किया था कि सब उत्तल ही होगा तो समतुल्य भी उत्तल होगा, सब अवतल होगा तो समतुल्य भी अवतल होगा, ये हमने बताया था आपको। तो यहाँ पर दोनों ही उत्तल है तो समतुल्य लेंस भी उत्तल होगा। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा चर्चा कर दें, याद भी होगा आपको वीडियो में हम बताए थे कि हमारे पास सूत्र है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 जो भी है। अब मान लीजिए प्रश्न में दे दिया कि दो गो उत्तल है, एक अवतल है, दो गो अवतल है, एक उत्तल है, ये दोनों उत्तल है, इस तरह से दिया तीनों उत्तल है, तीनों अवतल है। तो आप सबका वैल्यू बैठा दीजिए, f1 का, f2 का, f3 का, सबका वैल्यू बैठा दीजिए और सबका वैल्यू बैठाने के बाद सॉल्व कीजिए। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो f का वैल्यू निकल जाएगा। जब सबका वैल्यू आप बैठा करके सॉल्व कीजिएगा तो f का वैल्यू निकल जाएगा। यदि f का वैल्यू प्लस में आता है तो समतुल्य लेंस उत्तल होगा। यदि f का वैल्यू माइनस में आता है तो समतुल्य लेंस अवतल होगा और यदि f का वैल्यू अनंत आता है तो समतुल्य लेंस समतल होगा। ये हमने बताया आपको। यदि दूसरा न्यूमेरिकल मिलेगा तो उसको बैठा कर आप सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा देखते हैं, करें यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस, देख अभिसारी का मतलब होता है उत्तल, समान फोकस दूरी के, यानी f1 भी हमारा f होगा और f2 भी हमारा f होगा, दोनों उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होता है। तो समान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस तो दोनों ही f हो गया, संपर्क में रखे गए हैं तो संयोग की फोकस दूरी क्या होगी। संयोग सटा करके रखा हुआ है, मिला कर रखा हुआ है, तो संयोग की फोकस दूरी क्या होगी। तो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो इसको हम कैपिटल F मान लेते हैं। f1 का मान f दिया हुआ है, f2 का मान f दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 1/F बराबर 2/f, 1/f 1/f 2/f। इसको पलट दीजिए तो कैपिटल F बराबर हो जाएगा f/2, यानी हमारा इसका आंसर हो जाएगा C। फिर से एक बार, समान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस है तो f1 भी हमारा f हो गया, f2 हमारा f हो गया, दोनों बराबर हो गया, उत्तल है तो दोनों प्लस है, सूत्र में डाल दिए, सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया। तीसरा प्रश्न ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश किरण का क्रांति कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होगा। तो हम एक सूत्र पढ़े हैं, म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/λ, और इसी में एक पढ़े थे कि म्यू इक्वल टू 1/sin c, यानी म्यू प्रोपोर्शनल टू हम कह सकते हैं कि c हमारा हुआ। यहाँ थोड़ा सा हम डायरेक्ट थोड़ा सा कर दिए हैं, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा, तो म्यू प्रोपोर्शनल टू c। तो अपवर्तनांक म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/λ, म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/c, तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू c, यानी जिसका लैम्डा अधिक होगा उसका क्रांति कोण अधिक होगा और जिसका लैम्डा कम होगा उसका क्रांति कोण कम होगा। जिसका लैम्डा अधिक होगा उसका क्रांति कोण कम होगा, अधिक होगा, जिसका लैम्डा कम होगा उसका क्रांति कोण भी कम होगा। शायद आप लोग जानते होंगे कि सभी कलर का लैम्डा कुछ इस तरह से होता है, लैम्डा बढ़ता है, यानी सबसे कम लैम्डा होता है वायलेट का, उससे अधिक इंडिगो का, उससे अधिक ब्लू का, उससे अधिक ग्रीन का, उससे अधिक येलो का, उससे अधिक ऑरेंज का और सबसे अधिक रेड का। यानी सबसे कम लैम्डा होता है वायलेट का, बैगनी का, और सबसे अधिक लैम्डा होता है लाल का। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जिसका लैम्डा अधिक होगा उसका क्रांति कोण अधिक होगा और जिसका लैम्डा कम होगा उसका क्रांति कोण कम होगा। तो सबसे कम लैम्डा किसका है, तो बैगनी का, इसीलिए सबसे कम क्रांति कोण किसका होगा, तो बैगनी का। ये हमारा आंसर हुआ। ये एग्जाम में 2017 में शायद पूछा भी गया था, तो याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है, तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है। ये तो यहीं पर लिखा हुआ है कि तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, तो उल्टा रिलेशन है।
म्यू प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा, और तरंगदैर्घ्य घटेगा तो अपवर्तनांक बढ़ेगा। तो यहाँ पर कह रहा है तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक क्या होगा, तो तरंगदैर्घ्य जब बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा, यानी लैम्डा बढ़ेगा तो म्यू घटेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। पांचवा प्रश्न जो है एक न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिएगा। अगला न्यूमेरिकल है, एक बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल है, एग्जाम में पूछा गया न्यूमेरिकल है। हमें ध्यान है ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है आप लोगों का, एनसीईआरटी में 12 नंबर प्रश्न है ये। एक लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या r है। एक लेंस है जिसके दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या r है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका एक लेंस हो गया, तो इसके फर्स्ट जो है सतह जो होगा उसका वक्रता त्रिज्या r1 हुआ, जो राइट साइड है तो ये प्लस होगा, और सेकंड जो सरफेस है उसका वक्रता त्रिज्या लेफ्ट साइड होगा, तो लेफ्ट साइड है तो ये माइनस r होगा। एक प्लस r हो गया, एक माइनस r हो गया। फिर से समझिए, दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या r है, ये भी r है, ये भी r है, लेकिन एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है, तो एक प्लस r हो गया और एक माइनस r हो गया। और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1.5, तो फोकस दूरी पूछ रहा है। सूत्र हम लोग पढ़े हैं, 1/a बराबर म्यू माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। म्यू का वैल्यू 1.5 माइनस 1 बटा r1 का वैल्यू r, r2 का वैल्यू माइनस r, तो माइनस माइनस प्लस r हो जाएगा। यहाँ r2 का वैल्यू माइनस r, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 1 बटा a बराबर 0.5 गुना 1 बटा r और 1 बटा r, 2 बटा r, तो 1 बटा a बराबर गुना करेंगे तो 1 बटा r, यानी फाइनली f बराबर प्लस r। तो ये जो आप देख रहे हो, इस प्रश्न में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये उत्तल है कि अवतल है, बस लेंस लिखा हुआ है। शब्द को समझिएगा, लेंस लिखा हुआ है। तो हमने उत्तल लेकर के बनाया तो प्लस r आया, उत्तल लेकर के बनाया तो प्लस r आया। यदि हम अवतल लेकर के बनाते, इस लेंस को अवतल मानते, ध्यान दीजिए, इसको समझिए यहीं पर। यदि हम इसको अवतल रखते तो ये r1 होता, तो r1 होता माइनस r और r2 होता प्लस r। तो इसको सॉल्व करते तो f बराबर माइनस r आता। अब तो समझिए, यहाँ पर लेंस क्यों लिखा हुआ है, उत्तल और अवतल नहीं लिखा हुआ है। तो उत्तल लेकर के बनाए तो प्लस r आया, फोकस दूरी प्लस r आया। अवतल लेकर के बनाते तो फोकस दूरी माइनस r आता, इसीलिए लेंस का हो गया तो प्लस माइनस r होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का आंसर। हम आशा करते हैं क्लियर होगा। प्रश्न में नहीं लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि उत्तल है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि उत्तल है कि अवतल है। आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा भी, तो ये क्वेश्चन बैंक में प्रश्न पूछा गया है, हम उम्मीद है कि 2 या 3 बार पूछा गया है। तो एक बार आपको क्लियर कर दिया है कि हाँ उत्तल है कि अवतल है, लेकिन बाकी जगहों पर प्रश्न को क्लियर नहीं किया है कि उत्तल है कि अवतल है। तो हम एक बार उत्तल लेकर बना दिए, एक बार अवतल लेकर के आप खुद बना के ट्राई कीजिए। उत्तल लेके बनाए हैं तो फोकस दूरी प्लस r आया है, अवतल लेके बनाएंगे तो फोकस दूरी माइनस r आएगा। इसका मतलब है कि प्लस माइनस r दोनों हुआ, ध्यान दीजिएगा। अगला एक प्रश्न है, एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक दिया हुआ है को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये तो हम आपको वीडियो में थ्योरी में पढ़ा चुके हैं कि उत्तल लेंस या किसी भी लेंस को जब हम जल में डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है। जब किसी लेंस को जल में डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है। किसी भी लेंस को जल में डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है। तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है मतलब उसकी क्षमता घट जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाती है मतलब उसकी क्षमता घट जाती है। तो इसकी क्षमता क्या होगी, तो घट जाती है। ये तो आपका यहीं पर हो गया, लेकिन यहीं पर हम कुछ जनरल क्वेश्चन चर्चा कर लेते हैं। याद भी होगा आप लोगों को कि क्षमता घट जाती है, इसका मतलब है कि उत्तल लेंस को जल में डुबाएंगे तो कम अभिसारी हो जाएगा, और अवतल लेंस को जल में डुबाएंगे तो कम अपसारी हो जाएगा। ऐसा हमने बताया भी था। यह भी हमने आपको बताया है, याद होगा शायद, कि जब किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए या ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है तो उसकी फोकस दूरी अनंत हो जाती है। यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है, जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है, तो वो जो है बदल जाता है, वो जो है बदल जाएगा। कहने यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करिए
जैसे उत्तल लेंस को हम जल में डुबाए तो इसका अपवर्तनांक कम है, तो ये उत्तल ही रहेगा लेकिन कम हो जाएगा। लेंस का अपवर्तनांक माध्यम का अपवर्तनांक माने लेंस से माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो उत्तल है तो उत्तल रहेगा, अवतल है तो अवतल रहेगा। लेकिन यदि हम किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखें जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है, मतलब जैसे लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है तो माध्यम का अपवर्तनांक 1.8 है, तो माध्यम का अपवर्तनांक लेंस का अपवर्तनांक से अधिक है तो लेंस बदल जाएगा, उत्तल हो जाएगा अवतल में, अवतल हो जाएगा उत्तल में। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। अभी हम कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनकी चर्चा कर देते हैं। एक ही प्रश्न है, वो आप लोग ट्राई करिएगा खुद से ही। दिया हुआ है कि किसी गोलीय सतह के लिए अपवर्तन सूत्र, किसी गोलीय सतह के लिए, किसी गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए सूत्र μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r निकालें। यह आपका एक लॉन्ग प्रश्न है कि किसी गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r ये सूत्र निकालें। तो इसको आप घर पर ट्राई कीजिएगा। इस सेट में और भी प्रश्न है, लेकिन वो प्रश्न जो है प्रकाशीय यंत्र, दृष्टि दोष, मानव नेत्र और प्रिज्म से रिलेटेड है, तो उसको हम इसमें नहीं बताए हैं। जब थ्योरी पढ़ा देंगे तो भी उसको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।